हे गाइस, कैसे हैं सब लोग। होप कि आप सभी हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम बिना कोई आपका टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आज का 12th पार्ट हम लेके आए हैं। 12th पार्ट क्या है? एलिमेंट्स ऑफ डबल बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर ट्यूटर्स क्या करेंगे, इसे आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे। वैसे तो पढ़ाना सबसे पहले जाता है, लेकिन अब मैं जैसे जानता था कि इनमें आधे से ज़्यादा आपके नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने क्या सोचा कि इसे मैं एंड में रखता हूँ ताकि आपको जल्दी से ये समझ आ जाए। क्योंकि अगर मैं ये पहले पढ़ाता, आपके ऊपर से जाना था ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब मैं ये बता दूं, हमने जो अभी तक पीछे जितना भी किया है, सिंगल एंट्री सिस्टम को छोड़कर, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को छोड़कर, बाकी हमने जितना भी किया है वो सब कुछ हमने क्या किया, डबल बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग ही किया है, ठीक है। डबल बुक कीपिंग कहती क्या है, ये चीज़ याद रखो। डबल बुक कीपिंग का मेन मकसद क्या है? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। इसका मेन मकसद ये है, आपका जो डेबिट है वो क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। अब पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ डबल बुक कीपिंग में क्या लिखा है। मैंने बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में ना एग्जाम्पल ही लिखी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आप नहीं है कोई। इसकी मैंने सिंपल सी आपको एग्जाम्पल लिखी है। क्या लिखा है? एवरी ट्रांसेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। टू एस्पेक्ट्स बोल सकते हो, टू इफेक्ट बोल सकते हो। हर एक ट्रांसेक्शन ट्रांसेक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, कोई भी, हमने जैसे किया था ना कैश सेल, आपने परचेज किया सामान, वो भी एक ट्रांसेक्शन है। आपने मशीनरी परचेज की, वो भी ट्रांसेक्शन है। ट्रांसेक्शन इज एन इवेंट दैट इन्वॉल्व्स मनी, ठीक है। उस हर एक ट्रांसेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, उसके दो पहलू हैं, ठीक है। क्या पहलू? अब इधर मैंने एग्जांपल देके समझाया, देखो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में। इफ समवन ट्रांसेक्ट्स अ परचेज ऑफ ए ड्रिंक फ्रॉम ए लोकल स्टोर, आपने एक लोकल स्टोर से कोल्ड ड्रिंक ली। जब आप एक लोकल स्टोर से आपने कोल्ड ड्रिंक ली, आप क्या करोगे? उसे कैश दोगे। आपने दे दिया कैश, कैश दोगे तभी मिलेगा ना। एंड इन रिटर्न, और उसने रिटर्न में क्या दिया आपको? एक बॉटल ऑफ ड्रिंक दी। सॉरी, इधर ड्रिंक लिख दी है, ड्रिंक है ये, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। आपको, आपने उसे पैसा दिया, उसने आपको कोल्ड ड्रिंक दी। दिस सिंपल ट्रांसेक्शन हैज टू इफेक्ट। इस ट्रांसेक्शन के दो इफेक्ट्स हैं, अभी देखते हैं। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बोथ, दोनों के पहलू से देखो। बायर के पहलू से भी अगर आप देखोगे, तब भी दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। आपने पैसा दिया और आपके पास कोल्ड ड्रिंक आई। सेलर के एस्पेक्ट से देखो, आपने कोल्ड ड्रिंक दी तो पैसा आया, ठीक है। मतलब अगर आप बायर की बुक बना रहे हो, बायर की आप अकाउंटेंट हो, तो आपने क्या किया, उसमें आपकी ट्रांजैक्शन क्या रहेगी? आपने कोल्ड ड्रिंक ली और पैसा दिया। सेलर की एंट्री क्या रहेगी? आपने सेल की और आपने पैसा लिया। तो दोनों के दो दो एस्पेक्ट्स हो गए ना। तो यही बोलता है डबल एंट्री का, यही है काम, कि उसके आपने डबल इफेक्ट शो करना होता है। द बायर्स कैश बैलेंस, अब ये देखो, जो बायर का कैश बैलेंस है, समझ लो उसका कैश बैलेंस है 100 रुपए, उसकी पॉकेट में पड़े थे 100 रुपए। वुड डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है, जब उसने पैसे दे दिए तो डिक्रीज हो गए। तो मैं इधर से कर देता हूँ -10, क्योंकि 10 रुपए की कोल्ड ली। बाय द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, जितने की उसने परचेज की उस अमाउंट से उसका बैलेंस कम हो गया। वाइल ऑन द अदर हैंड ही विल एक्वायर, दूसरे साथ में एक बॉटल ऑफ ड्रिंक भी मिल गई उसे, ठीक है। उसने पैसा दिया और पैसे के बदले उसे कोल्ड ड्रिंक मिल गई, ठीक है। तो वही हो गया ना, डबल इफेक्ट हो गया। कन्वर्सली, अब हम सेलर की बात करते हैं। सेलर ने क्या किया? सेलर को ना एक कोल्ड ड्रिंक का लॉस हो गया, मतलब एक तरह का आप कह सकते हो, उसकी कोल्ड ड्रिंक बाहर चलेगी, कोल्ड ड्रिंक चलेगी। दो हिज कैश बैलेंस वुड इंक्रीज, लेकिन इसका कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया बाय द प्राइस ऑफ ड्रिंक। जितना प्राइस था ड्रिंक का, अगर ड्रिंक का प्राइस था 10 रुपये, तो उसका बैलेंस 10 रुपये बढ़ गया। अगर उसके पॉकेट में अभी पड़े हैं 20 रुपये, तो 20 रुपये में 10 रुपये जोड़ दो तो 30 रुपये उसकी पॉकेट में हो गए ना दोनों। बायर की आप बात कर लो तो उसमें भी दो इफेक्ट हुए, सेलर की बात कर लो तो दो इफेक्ट हुए। अब इधर क्या लिखा है? अकाउंटिंग अटेम्प्ट्स टू रिकॉर्ड बोथ इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जो अकाउंटिंग हमने की है, पीछे जितनी भी अकाउंटिंग हमने की है, जर्नल बनाया, लेजर बनाया,
उन सब में हमने डबल इफेक्ट शो करने की कोशिश की है, और अकाउंटिंग का यही मकसद है, वो दोनों इफेक्ट शो करे ट्रांजैक्शन के, तभी जाके आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो बराबर आएगी, है ना। ट्रायल बैलेंस तभी बराबर आएगी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी ट्रायल बैलेंस कभी बराबर नहीं आएगी। और इवेंट ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज द एप्लीकेशन, ये इसकी एप्लीकेशन है डबल एंट्री सिस्टम की, इसका यूसेज है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा मैंने, डबल एंट्री इज रिकॉर्डेड इन ए मैनर, डबल एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, किस मैनर में रिकॉर्ड करते हो, दैट, मैंने देखो बोल्ड किया हुआ इधर, जो मेन पॉइंट्स होते हैं मैं उसे बोल्ड कर देता हूँ पहले। अकाउंटिंग इक्वेशन किया था हमने एक टॉपिक, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती थी, ए इज इक्वल टू, ए मतलब एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही कहती थी ना, इज ऑलवेज बी बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है हमेशा बैलेंस करे, मतलब अगर आपकी एसेट वाली साइड 10 रुपए है, एसेट वाली साइड अगर समझ लो 20 रुपए है, तो इस साइड भी 20 रुपए ही होंगे, ये बोलता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन शुड बी बैलेंस हर ट्रांसैक्शन में। आपने आज सुबह की पहली ट्रांसैक्शन की, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ा मेन टॉपिक है इसमें, ठीक है। अब इधर क्या लिखा है, एनी इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी ऑफसेट बाय डिक्रीज इन एसेट। ऑफसेट का मतलब उसके साथ मिलेगा, आपका जब भी कोई एक्सपेंस इंक्रीज होगा वो क्या हो करेगा, आपके एसेट को डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस ही बात है। या तो अगर आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, या तो वो इंक्रीज इन लाइबिलिटी करेगा, ठीक है। क्या कहता है ये, अगर आपका कोई खर्चा बढ़ रहा है, वो आपका क्या होगा, एसेट डिक्रीज करेगा, या तो इंक्रीज करेगा लाइबिलिटी, या तो वाइस वर्सा, ठीक है। ये बोलता है, ये आगे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, मैंने इसका टेबल बनाया हुआ, पूरा अच्छी तरह टेबल बनाया हुआ, उसमें समझाऊंगा अच्छी तरह। हैंस द अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी इक्विलिब्रियम, ताकि वो इक्वल रहे, ये चीज़ याद रखो, अकाउंटिंग इक्वेशन आपने हर ट्रांसैक्शन में इक्वल रखनी है। अब आगे देखो, आगे मैंने डबल एंट्री के एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये देखो, परचेज ऑफ मशीन बाय कैश, इसकी एंट्री क्या होगी, चलो एंट्री रहने दो, इसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं सिंपल बताता हूँ। परचेज ऑफ मशीन बाय कैश, जनरल नॉलेज, आपकी जनरल अवेयरनेस के, अगर आपने मशीन खरीदी, आपके पास क्या आया, मशीन आया, मशीन आ गया, और गया क्या आपका, कैश गया। समझ लो आपने मशीन खरीदी 100 रुपए की, आपका मशीन में +100 हो गया, है ना, और कैश में -100 हो गया, कैश आपका चले गया। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों एसेट्स हैं, मशीन भी एसेट है, ये भी एसेट है, ठीक है। अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, मैं इधर लिख लेता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। समझ लो एसेट्स की जगह थे आपके 100 रुपये, लिख देता हूँ मैं 10 रुपये लिख देता हूँ, चलो, इज इक्वल टू 10, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, आपने ये वाली ट्रांसैक्शन की है, मशीन भी एसेट है, कैश भी एसेट है, आपने एसेट में से ही पहले एक प्लस हो गया, +100 हो गया, और एसेट में से ही -100 भी कर देना, क्यों, क्योंकि आपका कैश चले भी तो गया, ये कैश वाला -100 किया मैंने, और +100 मैंने मशीनरी वाला किया। अब देखो आंसर आपका क्या आता है, ये और ये तो कट गया, प्लस माइनस -100 में से 100 कटे 0, तो अभी भी क्या रहा, LHS इज टू RHS ही रहा ना, डबल एंट्री सिस्टम में आपका हमेशा आपका LHS इज टू RHS रहेगा। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ सैलरी। अब जब आपने सैलरी पे की, अब आपका क्या हुआ,
सैलरी जब भी आपने पे की, आपकी सैलरी एक्सपेंस है, आपका ये खर्चा है, इसमें क्या हुआ, कैपिटल आपकी माइनस होगी। समझ लो आपकी सैलरी है 100 रुपये, कैपिटल होगी -100, और कैश आपका, कैपिटल लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये कैपिटल है और ये आपका कैश है, और आपका कैश भी माइनस हो गया, ये दोनों माइनस हो गए, है ना। कैपिटल भी -100 हुई और कैश भी -100 हुआ। अब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिखूं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। समझ लो आपका इधर LHS है 200 और RHS भी है 200, ठीक है। अब कैपिटल वाली साइड आप -100 कर दो, ये वाला -100 इधर से कर देता हूँ मैं। और कैश क्या आपका एसेट, कैश आपका क्या है एसेट, एसेट वाली जगह भी आपने क्या करना है माइनस, क्योंकि कैश चले गया, कैश कम हो गया आपका, तो इधर भी मैंने -100 कर दिया। अब दोनों साइड का अगर आप बैलेंस करो, ये भी 100 आया और ये भी 100 आएगा, LHS RHS आया, तो ये भी ठीक है। ये पता चला कि हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट रहता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल रहता है। डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है, बस ये याद रखो। इसके मेन 3 एलिमेंट्स ये हैं, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैश। अगर आपसे पूछ लें व्हाट आर द मेन 3 एलिमेंट्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, सॉरी मैंने कैश बोल दिया, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। अब थर्ड वन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक, आपको बैंक में रिसीव हुआ इंटरेस्ट। मैं पहले स्क्रीन साफ कर लेता हूँ। तो इधर लिखा है इंटरेस्ट रिसीव, जब आपके पास पैसा आया, पैसा आया, कैश बढ़ गया, कैश में हम क्या करेंगे प्लस, और इनकम है, इनकम मतलब कैपिटल आपकी बढ़ गई, कैपिटल आपकी बढ़ गई, तो कैपिटल में भी प्लस। समझ लो आपको इंटरेस्ट आया 100 रुपये, मैंने इधर भी 100 डाल दिया, इधर भी 100 डाल दिया। अब लिखते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन, A इज इक्वल टू सी प्लस एल। तो एक एसेट्स में लिख देता हूँ 10 रुपये हैं, 10 इज इक्वल टू 10। अब कैश जो है आपका क्या हो रहा है, +100 हो रहा है, कैश आपका क्या है एसेट है, तो मैं एसेट वाली साइड 100 प्लस कर दूँ, कर देता हूँ। कैपिटल वाली साइड भी +100 कर दूँ, क्योंकि कैपिटल भी तो ऐड होगी, आपकी इनकम है, ये इनकम से कैपिटल ऐड हो जाती है, तो दोनों का प्लस आप देख सकते हो 110 110 है, तो LHS इज टू RHS एंड प्रूफ। मैं यही थी आपकी एग्जांपल डबल एंट्री सिस्टम की। अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरे टेबल ध्यान से रट लो, देख लो, एक बार मैं समझा भी देता हूँ, तो इसमें से MCQ आने के बड़े ज़्यादा चांसेस हैं। देख लो एक बार, देखो ये मैंने बनाया क्या है, 5 एलिमेंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है इनकम, रेवेन्यू की जगह आप इनकम भी लिख सकते हो, और एक्सपेंसेस, ठीक है। अब पहले मैं क्या कहूँगा, इनका बैलेंस क्या होता है, हमने ट्रायल बैलेंस किया था, हमने ट्रायल बैलेंस किया था, तो एसेट्स का बैलेंस हमने क्या किया था डेबिट, ये इधर मैंने डेबिट लिख दिया। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द बैलेंस ऑफ एसेट डेबिट, व्हाट आर द बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी क्रेडिट, हमने ट्रायल बैलेंस में किया था ना, अगर भूल चुके हो फिर से ट्रायल बैलेंस वाली वीडियो देख लो। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल क्रेडिट, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ रेवेन्यू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, तो इनकम आपकी कहाँ आ जाएगी क्रेडिट, और एक्सपेंसेस का डेबिट। इधर तक तो आसान था। अब ये चीज़ पूछने वाली है, इधर तक मैंने ऊपर तक पढ़ाया हुआ था, अब ये जो है ना व्हेन इंक्रीज, अब मैं ये नया कॉन्सेप्ट देने लगा हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो, पहले वाइट स्क्रीन ले लेता हूं, ये है आपका कोई भी एसेट अकाउंट, ये आपका कोई भी एसेट अकाउंट है, ठीक है। एसेट अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है डेबिट, मैं इधर लिख दूं बैलेंस, सिंपल बैलेंस लिख देता हूं, टू बैलेंस, जिसका उसका बैलेंस होता है ना, जिस साइड का उसका बैलेंस होता है, उधर हमेशा ये याद रखना इसका बैलेंस डेबिट है,
तो इसकी प्लस वाली साइड, इंक्रीज वाली साइड कौन सी रहेगी, वो वाली इंक्रीज वाली साइड होती है। जब भी आपका एसेट आपकी बढ़ेगी तो इस साइड एंट्री आएगी, डेबिट साइड। जब भी आपकी एसेट डिक्रीज होगी, कोई भी एसेट आपकी डिक्रीज होगी, आप कोई भी जर्नल एंट्री देख लेना, आपकी कोई भी एसेट डिक्रीज हो रही होगी, कैश की ले लेना एग्जांपल, जो जो पैसा जाएगा ना क्रेडिट साइड आएगा, ये चीज याद रखना। अब मैं बात लेता हूं लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी लाइबिलिटी का भी मैं इधर टेबल बना देता हूं। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो मैं इधर लिख देता हूं बाय बैलेंस। इसका बैलेंस क्या होता है, बाय बैलेंस। तो जो इसका बैलेंस है वो उसकी क्या है, प्लस वाली साइड। तो लाइबिलिटी का प्लस वाली साइड कौन सी हुई, क्रेडिट। इंक्रीज वाली साइड कौन सी हुई, क्रेडिट। बस ये चीज याद रखो, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द इंक्रीज साइड ऑफ ए लाइबिलिटी, व्हाट इज द डिक्रीज साइड ऑफ ए लाइबिलिटी। डिक्रीज साइड डेबिट है, लेकिन एसेट में डिक्रीज साइड क्रेडिट है, ठीक है। ये चीज याद रखो। पीछे अब टेबल दिखाता हूं, ये रहा। जो इनका नॉर्मल बैलेंस है वो उनकी इंक्रीज साइड होती है, ये चीज याद रखो। जो उनका बैलेंस होता है वो उनकी इंक्रीज साइड है, ये देख लो। इंक्रीज साइड और नॉर्मल बैलेंस इनका सेम रहेगा। है कोई डाउट इसमें, अगर होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिर उसका जो उल्टा होगा वो उनका डिक्रीज साइड होगा, इंक्रीज साइड का उल्टा। डेबिट अगर इसकी इंक्रीज है तो ये क्रेडिट इसका माइनस वाली है, क्रेडिट अगर इसकी प्लस वाली है तो डेबिट इसका माइनस वाली है। लाइबिलिटी का अगर मैं पूछूं, इसकी मैं एमसीक्यू बनाऊंगा, उसमें मैं ये बड़े क्वेश्चंस डालूंगा ऐसे, ठीक है। लाइबिलिटी विच इज अ डिक्रीज साइड ऑफ ए लाइबिलिटी, डेबिट साइड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लेना, ठीक है। कैपिटल का डिक्रीज साइड क्या रहेगा, डेबिट। रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट ही उसका क्या होगा, प्लस वाला साइड, और डेबिट क्या होगा उसका, माइनस वाला साइड। एक्सपेंसेस का डेबिट साइड प्लस वाला है, जब जब आपके खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट वाली साइड आएगा, जब जब आपके खर्चे कम होंगे तो वो क्रेडिट वाली साइड आएगा। हमने जो पीछे किया था ना, अब किसी भी अकाउंट को देख लेना, पीछे जो हमने अभी अकाउंट्स किए हैं, ठीक है, पीछे जो जो हमने अकाउंट्स किए हैं आप उसको देख सकते हो, उसमें हर एक अकाउंट में ये चीज़ ही हुई होगी, आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं एंड में सभी के लिखता हूँ, होप कि आपको हेल्प करें। ईच एंड एवरी ट्रांसेक्शन, इन ईच एंड एवरी ट्रांसेक्शन डेबिट इज टू क्रेडिट। ये मैं बड़ी बार बोल चुका हूँ, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही क्या है, डेबिट इज टू क्रेडिट होना चाहिए। हर एक ट्रांसेक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट होने चाहिए, मतलब डबल एस्पेक्ट, हर एक का डबल रोल है। अगर कोई ले रहा है तो कोई देने वाला भी है, कोई पैसा दे रहा है तो दूसरा पैसा ले भी रहा है, कोई स्टॉक ले रहा है तो दूसरा स्टॉक दे भी रहा है, ठीक है। ये तो नहीं है आप अपने से स्टॉक ले रहे हो अपने को स्टॉक दे भी रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है आप एक ट्रांसेक्शन में आप अकेले इन्वॉल्व हो, हमेशा हर ट्रांसेक्शन में दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं। मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, हर ट्रांसेक्शन में टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, दैट इज वन इज गिवर, एक गिवर होती है और एक आपका रिसीवर होगा। ये कभी नहीं होगा कि आप ही गिवर हो और आप ही रिसीवर हो। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, मैंने फिर से लिख दिया, ये आना ही आना है एक क्वेश्चन इसका। अब देखो क्या डालते हैं, ठीक है। ओनली डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो डबल एंट्री सिस्टम सिर्फ वो डबल एंट्री सिस्टम ही एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप उधर ले जाओ सिंगल एंट्री सिस्टम, वो आपका ऑडिटिंग करेंगे ही नहीं, ठीक है। उधर सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम चलती है, कोर्ट वाले भी डबल एंट्री सिस्टम ही मानेंगे अगर कुछ भी हो जाए बाय चांस। अब ईच पार्टी इज अफेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट विद द सेम अमाउंट। ईच पार्टी मतलब दो पार्टी इन्वॉल्व है, मैंने अभी बोला ना, एक गिवर है एक रिसीवर है, दोनों पार्टीज ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करेंगे। ये तो कुछ सिमिलर सा किससे मैच कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन, ये वैसा ही हो गया।
हर दोनों बंदों का ऑपोजिट डायरेक्शन में काम होगा, एक लेने वाला तो एक देने वाला है। होप कि आपको ये समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।